कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम आखिरी के 60 दिनों हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और किस तरह से तैयारी करनी है, ये सारे इनसाइट्स शेयर करने के लिए सारे एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस फैकल्टीज हमारे साथ में मौजूद हैं। इमीडिएट अर्जेंसी के साथ 6 मंथ को तैयार करना है। यस, दिस इज ट्रू कि 1 से 1.5 साल के अंदर का करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है, बट 6 मंथ को इमीडिएटली देख। पॉलिटी एंड इकोनॉमी को महज सब्जेक्ट की तरह ना समझे। आप ग्रेजुएट होके एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। आप आर्म फोर्सेस में भी जाएंगे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट योर कंट्री। एक 12th क्लास का बच्चा और एक ग्रेजुएशन करने के बाद जो बच्चा है उसके अंदर एक जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, तो वो हर कोई देखना चाहेगा आपके अंदर हिस्ट्री के बारे में कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जय हिंद दोस्तों। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम ज्यादातर स्टूडेंट्स उस स्टेज में आके देते हैं जहां पर उनके लिए अपने करियर का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करना एक अर्जेंसी बन जाती है। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को देते हुए एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाए जिससे कि वो उस एग्ज़ाम को जल्दी से जल्दी क्लियर कर सके और अपने करियर को सही शेप दे सके, सही डायरेक्शन दे सके। और इसीलिए आखिरी के 60 दिनों में हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और किस तरह से तैयारी करनी है, ये सारे इनसाइट्स शेयर करने के लिए सारे एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस फैकल्टीज हमारे साथ में मौजूद हैं और एक एक करके मैं सभी को इनवाइट करूंगा और वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे कि आपको किस तरह की स्ट्रैटेजी रखनी है जिससे कि सही समय पर आप अपने करियर को सही दिशा दे पाए। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा आकाश श्रीवास्तव सर को। सर करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताएंगे और करंट अफेयर्स के बारे में मैं ये भी कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि सीडीएस में करंट अफेयर्स का एक्सपेक्टेशन क्वेश्चंस का एनडीए के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट ये बात सारे ही सब्जेक्ट्स के ऊपर लागू होती है। लेकिन सर आप प्लीज़ बताइए कि क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को आखिरी 60 दिनों में। सो डियर एस्पिरेंट्स, जो भी बच्चे आप में से कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्रीवियस पेपर्स को अगर आपने चेक किए होते तो आपको 5-6 साल पहले आपको पेपर मिलता कि क्वेश्चन बहुत टू द पॉइंट्स थे और डायरेक्ट आंसर आपके से पूछा जा रहा था। बट लास्ट 2-3 ईयर्स के अगर आप पेपर देखेंगे, सीडीएस का स्टैंडर्ड आप नॉट जस्ट फॉर करंट अफेयर, जैसा मुक्तक सर ने कहा है, मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट को फिर से रिपीट करूंगा, नॉट जस्ट करंट अफेयर, सभी जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबका स्टैंडर्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आईएएस के प्रीलिम्स के जितना पहुंच गया है। आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और अगर आपने सिर्फ एक नाम याद किया या सिर्फ एक छोटी सी डिटेल याद करी, इससे काम नहीं चलेगा। आपको उसके पीछे का लॉजिक भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो आपके क्वेश्चन को ट्रिकी बनाएगा। आपको वो क्वेश्चन याद रहेगा पेपर में कि मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा था, बट आप टच नहीं कर पाओगे अपने ABCD में बिकॉज उसकी जो इंट्रिकेसी थी आपने उसको ध्यान से नहीं देखा। हो सकता है आपको 48th रैंक वो पूछ ले कि क्या रैंक थी इसमें पर्टिकुलरली इंडिया की, और आपको रैंक भूल गया कि यार 4 में तो थी बट वो 48 थी कि 49 थी, मैं ये भूल रहा हूं। अब मैं यही सारी चीजें आपको बोलूंगा कि अगर आपने रीसेंट सीडीएस के पेपर आपने देखे होंगे तो रीसेंट सीडीएस के पेपर्स के साथ आपको ये देखने में मिलेगा कि वो क्वेश्चंस जो सिर्फ कभी एक आध नाम पूछा करते थे उसके अंदर की डिटेल्स भी पूछ रहे हैं जो कि आपको कंफ्यूज करने के लिए रखे गए। नाउ अब हम इसको तैयार कैसे करें। 6 मंथ का आपको इमीडिएट अर्जेंसी के साथ 6 मंथ को तैयार करना है। यस, दिस इज ट्रू कि 1 से 1.5 साल के अंदर का करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है, बट 6 मंथ को इमीडिएटली देखना है। अब देखोगे क्या, देखने के लिए भी मैं आप सभी बच्चों से एक पॉइंट बहुत सिंपल सा बोलूंगा। अगर आपने प्रीवियस पेपर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चन होंगे, नेशनल इश्यूज पे क्वेश्चन होंगे, स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा आपके पर्सन इन न्यूज या प्लेस इन न्यूज या आपको कोई मिलिट्री स्टडी के क्वेश्चन मिलेंगे। थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। और मान लीजिए आपने, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपने पढ़ा अग्नि प्राइम के बारे में पढ़ा, तो अगर आपने अग्नि प्राइम के बारे में पढ़ा है तो अब सिर्फ अग्नि सरफेस टू सरफेस है इतना पढ़ के काम नहीं चलेगा। आपको रेंज भी पता होनी चाहिए, आपको अग्नि सीरीज के बारे में पता होनी चाहिए, या आपको यह भी पता होना चाहिए कि और आपसे
डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। अब वो आपको घुमाएगा और थकाएगा उस क्वेश्चन में। आप हर क्वेश्चन को ये सोचोगे कि मुझे ये पता था, मैं इसके बारे में पढ़ा था, और वो आपको ऐसे उसके साथ स्टेटमेंट पुट करके देंगे जिसको टच करने से आपके नेगेटिव चांसेस ज्यादा हैं गलत होने के। नाउ आपको ये याद रखना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डियर एस्पिरेंट्स, ये याद रखिएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, मतलब किस कॉर्नर से उठाए जा रहे हैं वो सिमिलर है। आपको यह याद रखना है कि करंट अफेयर का वही कॉर्नर के ऊपर आने वाली चीजों को, जो भी वहां से टच होकर जा रही है, उनको पढ़कर बैठिए। आप करंट अफेयर अगर ईमानदारी से कर रहे होंगे, जो भी आपकी क्लासेस लग रही हैं, तो आपकी पॉलिटी भी उसी के साथ कवर होगी, आपकी इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा गाइस, मैंने इसीलिए बोला है कि चीजें चेंज जो हो रही हैं एग्जामिनेशन में, अब वो स्टैटिक को करंट से जोड़ रहे हैं। आपकी ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटी, आपकी इकोनॉमिक्स, इवन हिस्ट्री आपकी करंट अफेयर से जुड़ती हुई आएगी। 100 साल पहले अभी क्या हुआ है आइडेंटिफाई करना है कि 1924 में क्या चीज हुई है। 200 साल पहले क्या हुआ है आइडेंटिफाई करना है, 1824 में क्या हुआ है, 150 साल पहले क्या हुआ है। ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई करते हुए बढ़ना है। और प्लीज सभी बच्चों से मैं बोलूंगा कि कुछ भी न्यूज चल रहा है, जैसे सीडीएस का पेपर अगर आप 2021 का चेक करेंगे, दे डेलिबरेटली आस्क्ड इन 2021 वेयर इज सी ऑफ अजोव। कौन सी 2 कंट्रीज टच करती है सी ऑफ अजोव में। मेरा मानना है कि सी ऑफ अजोव एक स्टैटिक टॉपिक है, बट मे बी दे हैव आस्क्ड इट इज बिकॉज ऑफ जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसके कारण। याद रखिएगा, ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, आएगी करंट अफेयर से। इसलिए अपना अपर्चर खुला रखिए। और दूसरी बात, आपके लिए एसएसबी बहुत जरूरी हो जाती है। एक बहुत कॉमन सा डिफरेंस है एनडीए के एसएसबी और सीडीएस के एसएसबी में। एनडीए के बच्चे से गलत हो जाना या थोड़ा सा कम नॉलेज होना एक्सपेक्टेड है। सीडीएस के साथ ये आपके साथ आपको कोई भी आपको ऐसी चांस नहीं मिलेगी। आपका नॉलेज टॉप पर होना चाहिए, इसलिए आपका डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसएसबी में आपको लेक्चरेट भी डील करना है, ग्रुप डिस्कशन भी डील करना है, इसके साथ साथ इंटरव्यू भी डील करना है। इसलिए जब भी पढ़ें ये सोच के पढ़ें कि यू आर नॉट जस्ट गिविंग अ रिटन एग्जामिनेशन, यू आर चूजिंग अ लाइफ। और ये लाइफ में आपका अपनी पर्सपेक्टिव को, आपकी अपनी जो एकेडमिक या प्रोफेशनल आपकी एज है, इसको इंप्रूव करने में करंट अफेयर आपको हेल्प करेगा। सो सर, दिस वाज माय ऑब्जर्वेशन कि हमें किस तरह से डील करना है। वंडरफुल सर। तो करंट अफेयर्स के इनसाइट्स को ग्रहण करने के बाद में अब हम बढ़ेंगे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की तरफ। और आप सभी जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है सीडीएस के अंदर। तो मैम उसके बारे में और डिटेल में हमको बताएंगी। मैम, क्या अप्रोच होना चाहिए स्टूडेंट्स का आखिरी 60 दिनों में? डियर वॉरियर्स, एज वी नो, पॉलिटी एंड इकोनॉमी आपका काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखती है सीडीएस एग्जामिनेशन में। एज वी नो दैट वी हैव अ जीएस सेपरेट पेपर इन कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन सब्जेक्ट्स को इग्नोर ना करें। नाउ पॉलिटी एंड इकोनॉमी, एज वी ऑल अंडरस्टैंड बाय दीज सब्जेक्ट्स कि ये स्टैटिक सब्जेक्ट्स है, लेकिन क्योंकि आप सीडीएस एग्जाम दे रहे हैं जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है कि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होने चाहिए या फिर ग्रेजुएट होने चाहिए, सो ऑब्वियसली द कमीशन इज एक्सपेक्टिंग मोर आउट ऑफ यू। अभी देखा जाता है कि जो पेपर का लेवल है वो बढ़ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट में एक प्रैक्टिकल अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर दैट मैटर योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, आर्टिकल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए, जो बेसिक आर्टिकल्स है इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो आपको आने चाहिए। चैप्टर्स जैसे कि पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी फंक्शनरीज होते हैं वो आप उनके बारे में आप जानें, ये ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं पे आते हैं। वेरियस बॉडीज़ जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी साल आपका इलेक्शन हुआ है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू आर वेल वर्स्ड विद दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स। नाउ हाउ विल यू डील विद डिफिकल्टीज इन सच सिनेरियोज इज, पहले आप स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आसपास किस तरीके न्यूज़ आ रहे हैं, डू वी हैव एनी बिल एक्ट्स पासिंग, उसके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। इफ़ यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स वेरी वेल, इफ़ नॉट, जिस भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं ट्राई करेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर्स आ रहा है
तो आप उसको वहीं पे नोट डाउन कर ले, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करके। इससे क्या होगा, आपके सोर्सेस स्कैटर्ड नहीं रहेंगे, एक ही जगह पे आपको रिवाइज करने में सहूलियत होगी। कोशिश करें कि आप अपने डेटा, अपने कंटेंट को कंसाइज कर लें, इट विल हेल्प यू इन रिवीजन। A similar approach goes for your economics as well. You need to be well versed with technical terms, economic terms, जो कि आप न्यूज़पेपर में आए दिन देखते हैं। साथ ही गवर्नमेंट लॉन्चेस लॉट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, किस तरीके की स्कीम्स मार्केट में है, किस तरीके की स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की, क्या पर्पस है, हु आर द बेनिफिशियरीज, फॉर व्हाट टेन्योर इट इज गोइंग टू रन, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। पॉलिटी एंड इकोनॉमी को महज सब्जेक्ट की तरह ना समझें। आप ग्रेजुएट होके एग्ज़ाम दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, आप आर्म फोर्सेस में भी जाएंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट योर कंट्री, किस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म होती है या क्या निटिग्रिटीज़ रहते हैं एक कंट्री को रन करने में। एंड कमिंग टू इकोनॉमिक्स, you should be well versed with economics of the country as well. So this is my advice, to do as much revision as you can, and concise notes will help you to do your revision confidently. इसके साथ साथ मैं एक और सजेशन दूंगी कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। The more questions you attempt, the lesser confusion you will have and your accuracy will increase. इसके बाद मैं एडवाइस करूँगी कि आप PYQs अटेम्प्ट करें। आपको रियल सिनेरियो पता लगेगा कि हाउ क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जाम। कई बार क्या होता है, हम कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, आसान लगता है, डिफिकल्ट लगता है, हम खुद उसे अपने लेवल पे जज कर रहे होते हैं। बट व्हेन यू अटेम्प्ट दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू रियलाइज कि अच्छा, मैंने तो इसको इस तरीके से पढ़ा था, बट दिस इज हाउ इट इज बीइंग आस्क्ड। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत चांसेस होते हैं कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता कि पूरा स्टेटमेंट हम पढ़ें। फॉर दैट मैटर, प्लीज़ जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट रीड करें, आराम से रीड कीजिए। प्लीज़ मेक सेंस आउट ऑफ इट कि क्या पूछना चाह रहा है, एंड उसके बाद ही आप अपना आंसर मार्क करेंगे। करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, व्हाट इट इज आस्किंग आउट ऑफ यू, उसके बाद ही आप अपना आंसर मार्क करेंगे। मैंने इस चीज़ को अपने क्लासेस में भी एम्फसाइज किया है कि पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, दे आर स्कोरिंग। द ओनली प्रॉब्लम इज कि पेशेंस नहीं रखते हैं, फटाफट रीड करेंगे, गलत आंसर मार्क कर देंगे। पूरी जानकारी ना होने की वजह से गेस वर्क भी काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करना चाहते हैं बच्चे इसमें। इन चीज़ों से बचें एंड अपनी मेहनत, एफर्ट को सही डायरेक्शन में ले जाते हुए इसमें आप सही स्कोर करें। That's all from my end. और अब मैं अगले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ूंगा, जो कि है जियोग्राफी। जियोग्राफी का वेटेज भी अच्छा खासा है और सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग है, लेकिन सर इसके बारे में बेहतर बताएंगे। भंवर सर, प्लीज़ जियोग्राफी के बारे में बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, मैं एक CDS एग्ज़ाम के बारे में बात करना चाहूँगा। CDS एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के थ्रू मैं बात करना चाहूँगा। CDS में देयर आर 3 पेपर्स, ठीक है, एक मैथ्स, एक इंग्लिश और एक GS का पेपर होता है, 3 पेपर होते हैं। एंड मेरा ये मानना है, कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ, मतलब आकाश सर ने बहुत अच्छे से बताया, मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो CDS को मतलब रिटन क्वालिफाई करना इज़ वेरी मच ईजी एज कम्पेयर टू दी अदर एग्जामिनेशंस, चाहे वो FCAT है, चाहे वो NDA है, चाहे वो कोई और एग्ज़ाम है, बहुत आसान है। लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होगी। मैंने देखा है, मतलब वी हैड AIR1 आल्सो इन आवर बैचेस, एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया और मैंने उनसे जाना उनकी स्ट्रैटेजीज़ को। और वो स्ट्रैटेजी सिर्फ ये थी कि आपको सिर्फ एक बेयर मिनिमम नंबर्स कैच करने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट current affairs, it is not about polity, economics, geography or any subject. It is about कि इन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको ओवरऑल लेके चलना है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो GK है, चाहे वो इंग्लिश है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इंग्लिश। मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, लेकिन आई विल से इंग्लिश इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो, आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आप इंग्लिश में अपना एक स्कोर बना सकते हो। देखो, GK कहीं नहीं जाएगी, GK आपको पार करा देगी, लेकिन आपको पहले एक लेवल पे पहुंचना होगा।
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो इंग्लिश में अपना स्कोर करना। अगर आप AFA, IMA या INA के लिए आप जाते हो तो मैथ्स में स्कोर करना एक बेयर मिनिमम 50%। मैं ज़्यादा नहीं कहता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या फौज में जाने के लिए हमें मतलब यू हैव टू बी द सुपरस्टार। नहीं, यू डोंट हैव टू बी। आप एक बेयर मिनिमम, एक एवरेज स्टूडेंट 50% से की भी आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं कि जो 90 परसेंटाइल लेकर आते हैं, 90% होते हैं, बट दे कुड नॉट क्लियर दी SSBs। Why? Because Fauj is not looking for them. Fauj is looking for a person who is overall, he is everything. That is what is important. ये आपको समझना होगा। और ज्योग्राफी के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो ज्योग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर, नॉट जस्ट फॉर द एग्जामिनेशन बट फॉर योर कंप्लीट ओवरऑल योर फौजी कैरियर। कहाँ जाओगे आपको पता ही नहीं है, कहाँ कार्टोग्राफी क्या होती है, कहाँ पर आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या एलिवेशन है, कहाँ पर आपको किस तरीके से कौन सी हाइट को गेन करना है, दैट इज ऑल व्हाट यू विल लर्न फ्रॉम द ज्योग्राफी। किसी भी सब्जेक्ट को ये मत सोचो कि यू हैव टू जस्ट लर्न इट just for the sake of clearing the examination, because every single subject will help you in your career। हर एक सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, वो आपको अपने करियर में आपको आगे लेके जाएगा। और ज्योग्राफी अल्टीमेटली इट इज दैट सब्जेक्ट जो कि हर किसी को, मतलब मैप रीडिंग की क्लासेस होती हैं, ठीक है, इवन आकाश सर कैन टेल यू, मैप रीडिंग की क्लासेस होती हैं, और MR क्लासेस आर दी वन ऑफ द वर्स्ट क्लासेस जहां पर लोग फेल करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे डोंट नो द ज्योग्राफी, दे डोंट नो हाउ टू रीड द मैप्स, दे डोंट नो वेयर टू नेविगेट एंड वेयर नॉट टू नेविगेट, दे डोंट नो ईस्ट और वेस्ट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सब्जेक्ट को आप पढ़ते हो, ये सोच के पढ़ें कि आपको अपने करियर में उस सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से आपको हेल्प मिलने वाली है और उसको आपको आगे लेके जाना है। इट इज ऑल अबाउट ग्रोइंग योरसेल्फ, इट इज नॉट अबाउट clearing the examinations. Yes, it is about clearing the examinations, but when you will clear the examinations, you will also grow yourself. आपको सिर्फ वो सोचकर हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपने आप को every day you have to grow yourself, and that is what my message is to you. CDS वाला बच्चा, आकाश सर ने कहा कि NDA वाला बच्चा और CDS वाले बच्चे में जमीन आसमान का फर्क होता है, कोई फर्क नहीं होता है। That is only the maturity level that any assessor will ask from you. आपके अंदर वो मैच्योरिटी वो हर कोई इंसान देखना चाहेगा। एक 12th क्लास का बच्चा और एक ग्रेजुएशन करने के बाद जो बच्चा है, उसके अंदर एक जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। तो वो हर कोई देखना चाहेगा आपके अंदर, और वही मैं भी देखना चाहूंगा आपके अंदर कि आप जो भी चीज के साथ आप बढ़े और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो वो नजरिया और वो जो आपका आउटकम है ना, उसको अपने साथ लेके चले। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ आई विल मूव ऑन टू साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, और तीनों में क्या अप्रोच होनी चाहिए, अमनदीप सर प्लीज शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ। सो गाइस, अब साइंस की बात करें तो जैसे सर ने बोला कि सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, और साइंस में अगर हम देखें तो 30 क्वेश्चंस आते हैं, 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी। और अब जो जैसे मुक्तक सर ने पहले बोला कि CDS का जो लेवल है वो चेंज हो रहा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, तो हमें भी अपना जो पढ़ने का स्टाइल है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, उनसे भी थोड़ा सा चेंज करना है। क्योंकि बात करें अगर आप लास्ट 3 CDS से पहले का अगर आप डेटा देखते हैं, तो वहाँ पर क्या था कि आप 9th 10th की NCERT पूरी कवर कर लें साइंस की, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। लेकिन अभी जो क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं CDS 1 2024 की बात करता हूँ, तो वहाँ पर इस बार 4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछे गए हैं। साइंस एंड टेक आपका ज़्यादातर CDS में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हो रही हैं चीज़ें। तो आपको जो है मतलब करंट अफेयर, जैसे आकाश सर ने कहा कि करंट अफेयर लिंक्ड है सभी सब्जेक्ट्स के साथ, सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ, पॉलिटी के साथ
इनके साथ लिंक नहीं है, साइंस के साथ भी वो लिंक्ड है, क्योंकि साइंटिफिक जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं धीरे धीरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इंडिया में भी चीज़ें काफ़ी सारी हो रही हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पर भी करंट अफेयर और साइंस को साथ साथ कवर करना है। दूसरी चीज़ रिसोर्सेज जो हो गए, आपका 9th-10th की एनसीईआरटी वो स्टैटिक रिसोर्स है, साथ का आपका रिसोर्स जो है करंट अफेयर रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो 60 डेज हैं, हाउ वी आर गोइंग टू कवर थिंग्स। तो बेसिकली आप में से काफ़ी सारे बच्चे अपना जो साइंस पोर्शन है वो कवर कर रहे होंगे, और मैं अगर बात करूं तो अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या कवर की जा सकती है साइंस। सो आई विल से येस, वी कैन कवर दैट पार्ट, क्योंकि 9th-10th की एनसीईआरटीज इनफ है स्टैटिक पोर्शन को कवर करने के लिए। बस थोड़ा सा वही है कि डिस्ट्रैक्टेड कम रहना है, प्रिसाइजली चीज़ें कवर करनी है आपको। जो है नोट्स बनाते चलिए, दे आर गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, अगर आप सोच के चल रहे हैं कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लूँगा और लास्ट में जाके रिवाइज कर लूँगा, तो दिस इज़ अ बिग मिस, क्योंकि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे छोड़ो परे, मैं नहीं कर रहा, तो वो 30 क्वेश्चंस आप छोड़ के तो जा नहीं सकते। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप अपना चांस छोड़ रहे हैं सीडीएस में जाने का। तो दैट्स वाई नोट्स बनाइए, और ये 30 to 35 डेज आप टॉपिक्स कवर करें, नोट्स बनाइए, और जो भी टॉपिक खत्म हो रहा है, चाहे वो साइंस हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सब में शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाने, बिकॉज वो रिवीजन में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वही है, यहाँ पे जैसे मुक्तक सर ने कहा, बाकी आपकी सारी फैकल्टीज़ ने भी कहा कि यहाँ पर एक तो मैच्योरिटी आपकी दिखेगी, क्योंकि ये आपका ग्रेजुएशन के बाद का एग्ज़ाम है, तो उम्मीद करा जाता है कि आप इस एग्ज़ाम को ज़्यादा स्मार्टली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। सो दिस इज़ माय एडवाइस कि नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और लास्ट के जो डेज रहेंगे 20-25 डेज, उसमें प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्रॉम मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आर मस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं स्कोर कर पाएंगे। अगर कोई प्लेयर है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो अगर वो रोज़ सिर्फ एक वीडियो देखता रहे कि मेरे को ये ऐसे शॉट मारना है, रोज़ सिर्फ यही काम करता रहे, शॉट नहीं प्रैक्टिस करेगा, तो एग्ज़ाम में जब उसका फाइनल एग्ज़ाम आएगा, मतलब वो खेलने जाएगा, वो आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिस इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए वर्ड बना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इसके अलावा एक दो जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो है कि अब जो है हर बार 1 या 2 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में ऐसे आते हैं जो आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। तो आप ईगो पे लेके नहीं चलना है पेपर में कि यार ये क्वेश्चन तो मैं करके जाऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाया ही इस तरह से गया है। साइंस में भी एक रिसेंटली अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, जैसे एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन आया था एसएचएम का टॉपिक से, एक रेजिस्टेंस का हैवी क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं, भारी भरकम क्वेश्चन आया था। इवन सर ज्योग्राफी में भी एक क्वेश्चन, हिस्ट्री में भी क्वेश्चन, थोड़े से डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। वो मतलब एक एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर रहेगा, तो उसके पीछे नहीं भागना है। तो जो आप कर रहे थे उसको करिए, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी पे फोकस जरूर करिए। सो दिस इज माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहली बात तो आपके आखिरी एग्जाम्पल से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने रिलेट कर लिया होगा जो क्रिकेट का आपने बताया। और जो मैं हिस्ट्री की अगर बात करूं तो सर ने मेरे मुंह की बात छीन ली, वो ग्रेजुएशन लेवल वाली। क्योंकि पिछली बार भी जब मैंने पेपर देखा था तो पेपर देख के कुछ क्वेश्चंस मुझे समझ में आ गए थे कि ये जो लोग हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करते हैं वहाँ से उठा के उन्होंने क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स तो हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करके बैठे नहीं है, तो उनसे वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो उसके पीछे भागने की या समय नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत क्या है? देखो, ज़रूरत सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर जैसे एनडीए की हिस्ट्री के सिलेबस और सीडीएस को कंपेयर किया जाए तो सीडीएस में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड एनडीए में नहीं पूछ रहे, पिछले बहुत समय से नहीं पूछ रहे, लेकिन सीडीएस में बराबर पूछते रहते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, कुछ कल्चर्स हैं पूरे भारत में जो उस समय थे, वो प्रोटो हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक दौर में क्या क्या कहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स थे वो आपको स्टडी करना है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हो गई, वहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती। दूसरी चीज़ जो मैं ऐड करूँगा, क्योंकि एक स्टैब्लिश सिलेबस तो है ही जो आप पढ़ोगे, जो ऐड करूँगा जो मुझे ऐसा लगता है कि रीजनल हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे पिछली बार मेवाड़ का क्वेश्चन आया था, विजय स्तंभ के बारे में पूछा गया था। अब वो जो चीज़ है, वो जो टॉपिक है, वो रीजनल हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। कि कोई राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एग्जाम देगा तो वो उसको डिटेल में पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे भी वो क्वेश्चन पूछा गया था।
तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि पूरे भारत में जो अलग अलग रीजन्स रहे हैं वहाँ की जो ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, जो बहुत फेमस है, नेशनल लेवल पे फेमस है, जस्ट गो थ्रू देम। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अहोमों के बारे में पढ़ सकते हो, अगर कश्मीर की बात करें तो करकोट डायनेस्टी के बारे में पढ़ सकते हो, राजा ललितादित्य के बारे में पढ़ सकते हो, साउथ इंडिया के बहुत सारे रीजनल किंगडम्स थे जिनके बारे में पढ़ सकते हो। और जैसे कि आकाश सर ने शुरू में बताया था कि करंट से मैच करके पढ़ो, तो अभी रिसेंटली वेस्टर्न मध्य प्रदेश में भोजशाला का सर्वे चल रहा है और बहुत सारी वहाँ से राजा भोज के ज़माने के मॉन्यूमेंट्स मिल रहे हैं, आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह से जो रीजनली आप ये देखो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंस में चल रही है और कौन कौन सी मेजर डायनेस्टीज या कोई ऐसे रूलर्स थे जो बहुत ग्लोरियस रहे थे भारत के इतिहास में, उनके बारे में ज़रूर पढ़ो। उनके बारे में जो भी उनके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स थे या उन्होंने कोई मॉन्यूमेंट अगर बनाया तो उसके बारे में तो ज़रूर पढ़ ही लो। और उसके अलावा एनसीईआरटीज़ को अच्छे से फोकस करो, अच्छे से पढ़ो। और आखिरी चीज़ ये बोलूँगा हिस्ट्री के बारे में कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सिर्फ नॉलेज के बेसिस पे पॉसिबल नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। यू हैव टू हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड कॉमन सेंस, और वो आप सब में है। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉमन सेंस के ऊपर भरोसा करो। कई बार क्या होता है कि कोई क्वेश्चन हम देखते हैं, पहली बार में उसको पढ़ते हैं और या उसको ध्यान से पढ़ने के बाद हमको एक सही आंसर नज़र आता है, लेकिन फिर हम अपने इंटेलिजेंस के ऊपर शक करने लग जाते हैं कि अरे नहीं मैं सही कैसे हो सकता हूँ। तो नहीं, आप सही हो सकते हो अगर आपने थॉरोली स्टडी किया है। तो अपने इंटेलिजेंस के ऊपर पूरा भरोसा करो, पूरा विश्वास करो। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, आखिरी में कंक्लूड करने से पहले मैं भंवर सर की बात को रिपीट करूंगा। सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, एग्जाम को क्लियर करना, और उसके लिए बनानी पड़ेगी आपको रणनीति। और मैं भी सर की बात से टोटली एग्री करता हूं कि इंग्लिश या फिर जो आईएमए या दूसरी एएफए और आईएनए के लिए जाते हैं उनके लिए मैथमेटिक्स, आप इन दो सब्जेक्ट्स को अगर बहुत दुरुस्त कर लेते हो तो फिर जीएस में अचीव होने वाले मार्क्स आपके बोनस बन जाएंगे, सिलेक्शन आपका ये सब्जेक्ट्स करा सकते। और दूसरी एग्जाम्स जहाँ पे मैथ्स नहीं होता है वहाँ पे आप इंग्लिश को मजबूत करो। स्कोरिंग होता है, छोटा सिलेबस होता है, और सिद्धांत शर्मा सर की क्लासेस आप अटेंड करते हैं, वो भी आपको इनसाइट्स देते रहते हैं। मैं कहूँगा कि आप उनको फॉलो करो। वो आज जब इस सेशन में मौजूद नहीं है लेकिन आपसे कनेक्ट होंगे, रोज होते ही ये कनेक्ट। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे हैं उनको फॉलो करो। मैथ्स के लिए आप संदीप सर को फॉलो कीजिए, उनके इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने पहले भी आपके साथ में शेयर किए पिछले कई सेशंस के अंदर, आने वाले समय में भी शेयर करेंगे, और अभी भी जो वो क्लास में बताते हैं आप उसको फॉलो करो। और स्ट्रैटेजी, भंवर सर की बात को रिपीट करूंगा, रणनीति से काम करो, वेटेज को देखते हुए काम करो। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स को जीएस के कुछ सब्जेक्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट आ जाता है, वो उसमें घुस जाते हैं। हो सकता है कि आप टीचर बन जाओ उस सब्जेक्ट के, लेकिन ये एग्जाम नहीं निकलेगी। आपका ऑब्जेक्टिव टीचर बनना है क्या? नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनना चाहते हो। तो रणनीति बनाओ और इस एग्जाम के ऊपर पूरी तरह से, पूरी ताकत से भिड़ जाओ। एंड आई एम वेरी श्योर कि 60 दिन में एक सही रणनीति बनाने वाला और फोकस के साथ काम करने वाला इंडिविजुअल जरूर सक्सेसफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.